स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर जैसे अति संवेदनशील प्रदेश में एक बहरूपीय ने अपनी चालबाजी दिखाई है। जाहिर है इस चालबाजी के लिए उसने जालसाजी भी की है। महीनों तक जम्मू कश्मीर में सरकारी VIP के बतौर ठाठ बाट और ऐशो आराम के गुलछर्रे उड़ाए, और यह सब कुछ पूरी फूल प्रूफ सुरक्षा के साये में। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात के रहने वाले किरण भाई पटेल की। ट्विटर हैंडल पर गुजरात के इस ठग या कहे बहरूपीय को कई बड़ी शख्सियत फॉलो भी करती हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इसने अपनी चालबाजी और अपनी जालसाजी में इस हद तक कामयाबी कैसे हासिल कर ली? आखिर इसके अंदर इतना आत्मविश्वास कहां से आ गया कि ये जो चाहे कह सकता है, जो चाहे कर सकता है। खुद को इसने PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का अतिरिक्त निदेशक बताया, एडिशनल डायरेक्टर बताया, और वो भी रणनीति का। सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस बंदे में ऐसा कुछ है जो शायद हम सभी के पास नहीं है, या हम लोग उस स्तर पर सोच नहीं पाते, या कोई एक आम व्यक्ति ऐसा सोच नहीं पाता। आखिर इस शख्स में ऐसा क्या है? इसमें कौन सा ऐसा हुनर है, इसमें कौन सी ऐसी काबिलियत है, कौन सी ऐसी कैपेबिलिटी है कि जिसने खुद को PMO का एडिशनल डायरेक्टर बताते हुए महीनों तक ठाठ बाट की जिंदगी गुजारी, अधिकारियों के साथ बैठकें की, मीटिंगें की, कई जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से इसने दौरे किए। आखिर यह तस्वीर का कौन सा हिस्सा और कौन सा रुख है जो जाहिर होता है? इस पूरे घटनाक्रम से बात निकलकर आती क्या है? किरण ने जो कुछ किया वो एक तरफ, लेकिन क्या इसने बिल्कुल अकेले किया? क्या इसके ऐसा करने में किसी का साथ था, किसी का हाथ था? क्या इसके ऐसा करने के पीछे कोई बड़ी शक्ति है जो पसे पर्दा कुछ और करवाना चाहती है? क्या इसके हाथ बहुत सारे या कुछ कम ऐसे संवेदनशील जानकारियां इसके हाथ लग गई है, या फिर इसने सब कुछ बस जो ही मस्खरेपन में कर दिया कि चलो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कहां तक किसी को झूठ बोलकर, किसी को कुछ चेहरा बनाकर, रंग बदलकर, बहरूपिया बनकर कहां तक देखते हैं हमारी जो है वो चोरी यूं ही चलती रहती है और कहां जाकर पकड़ी जाती है। ऐसे कई सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से सामने आते हैं। क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि जम्मू कश्मीर जैसे एक अति संवेदनशील प्रदेश में इसने अपनी जालसाजी और अपनी चालबाजी के जौहर दिखाए। तो अगले आधे घंटे बहुत ही संजीदा गुफ्तगू करेंगे इस पर, आप बने रहें हमारे साथ। तो इस बहुत ही खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर SP वैद, फॉर्मर DGP खासतौर से जम्मू कश्मीर, और साथ ही रमन भल्ला जी हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कांग्रेस। RK पंडिता है, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल, और हमारे साथ हैं हमारे चैनल के डेप्यूटी एडिटर शब्बीर मीर। शब्बीर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं बिल्कुल एक छोटी सी एक हमें ट्रेलर दिखाएं कि इस पूरे इस दौरे की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से ये इसका पूरा ये समय यहां बीता और कैसे पकड़ में आया। बहुत ही संक्षेप में शब्बीर। देखिए विशाल, पुलिस की माने तो 2 मार्च को उनको इंटेल मिला और ये पकड़ा गया, लेकिन प्रेस नोट में जो बताया गया है उससे ज्यादा छुपाया गया है। हुआ यह है कि जो हमारे जराए हैं, ये 27 अक्टूबर को यहां आया है 2022 में, पहली बार यहां आया है। फिर एक बड़े ऑफिशियल से मिला है, DC लेवल के एक ऑफिशियल से मिला है, जिसके जरिए बाकी चीजें हुई है। इसमें बड़ी चीजें ये है, बड़ी चीजें आपको बताता हूं। बड़ी चीजें ये कि इसको सिक्योरिटी मिली, वो भी J&K सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की बुलेट प्रूफ। दूसरी बात, ये उस जगह पे था जहां पे G20 की मीटिंग्स हो सकती है, होने का इम्कान है। SKICC, ललित, ये निषाद का एरिया, मैक्सिमम जो VIP फंक्शंस होती है वहीं पे होती है।
पुलिस की गिरफ्त में पुलिस को सीआईडी को इस पर नजर पड़ी तब जब 2 मार्च को जो बात हुई, इंटेल आया और 3 मार्च को ये गिरफ्तार हुआ। बाकी जो चीजें पुलिस ने बताई है, लेकिन हमारे पास जो जराए से इतलात है कि ये 27 अक्टूबर को यहां आया था, 28 को ये ऑफिशियल से मिला। सबसे बड़ी चूक ये कि इसको वीआईपी सिक्योरिटी कहां से मिली। उसके बाद ये, क्योंकि एक प्रोसीजर है, उसके बाद ये कि ये जब घूमता रहा पूरे कश्मीर में, इसके साथ जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ के आईएएस ऑफिशियल्स साथ जाते रहे, पुलिस सिक्योरिटी के साथ जाते रहे। क्या ये शख्स इस तरह का इतना बड़ा कांड कैसे हो सकता है कश्मीर में, जहां पे हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रखी जा सकती है, जहां पे रखी जा रही है, बाकायदा तलाशियां ली जा रही है, कभी कभी चेक्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पे इतना धोखा 27 अक्टूबर से लेकर 2 मार्च के बीच में इसने क्या क्या किया, इसकी परतें खुलनी है, लेकिन मामला बहुत ही संगीन है। विशाल, बिल्कुल शब्बीर, आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत बिल्कुल सारांश यहां पे कह दिया। मैं सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर एसपी वैद, आपके पास आना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपके कार्यकाल में यह हुआ होता या अभी आप वहां के डीजीपी होते, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया होती आपकी? सिक्योरिटी लैप्स है और मैं समझता हूं बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जैसे आपके करस्पॉन्डेंट बता रहे थे, कल को G20 की मीटिंग होनी है उस इलाके में और इस तरह का शख्स वहां घूम रहा हो, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए जी। किस तरह से ये आया, किस से इसने सिक्योरिटी को कहलवाया कि इसको सिक्योरिटी दी जाए। और देखिए, नॉर्मल प्रोसीजर मैं आपको बताना चाहता हूं। नॉर्मल प्रोसीजर जब भी कोई दिल्ली से अधिकारी आता है, चाहे वो पीएमओ से हो, होम मिनिस्ट्री से हो या किसी भी मिनिस्ट्री से हो, तो वहां से ऑफिशियल कम्युनिकेशन आती है, ईमेल के थ्रू या फैक्स के थ्रू लेटर आता है कि सो एंड सो इज विजिटिंग JNK और उसको रिक्विजिट उसकी कैटेगरी के मुताबिक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दी जाए जी। और वो लेटर जनरली ईमेल जो भी होता है वो कम्युनिकेशन एड्रेस होता है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और एडीजी सिक्योरिटी को कॉपी होती है जी। और फिर चीफ सेक्रेटरी वो मार्क करते हैं कंसर्न को कि इनको जो भी चीजें सिक्योरिटी हिफाजत देनी है वो दी जाए। इस केस में वो क्लियरली नहीं हुआ है, वो कम्युनिकेशन हुई नहीं है और उसके बिना ही ये सारा कुछ होता रहा और 4 महीने तक ये इसको मिस यूज करता रहा। और किस तरह से ललित इतना महंगा होटल है, उसमें वो किस कैटेगरी में किस तरह से उसको ये 5 स्टार होटल दिया गया, ये मेरी समझ से बियॉन्ड है। आप मुझे नहीं लगता सिक्योरिटी के पास कोई इस तरह के फंड्स होते हैं। किस तरह से ललित में रह रहा है, किस तरह से डबल एस्कॉर्ट मैं टीवी में देख रहा था ये लेके चल रहा है। ये Z+ सिक्योरिटी तो हाईली प्रोटेक्टेड लोगों को दी जाती है। अगर ये पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर भी है, I don't think such kind of security is given to this level. तो वैद साहब, आप कहां पर मानते हैं कि पहली चूक कहां पे हुई? जो गेटवे है वो वहीं पे पहली चूक हो गई, आप जैसा मान रहे हैं? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई डिप्टी कमिश्नर है वैली में, उन्होंने सिक्योरिटी को कहा कि ये मुझे दिल्ली से फोन आया है और ये इस तरह से ये वहां पीएमओ में अधिकारी हैं, इनको सिक्योरिटी देना है। मतलब ये कि जो रिटर्न में कम्युनिकेशन होना चाहिए था मेल के थ्रू, वो उसे ओवरलुक किया गया। बिल्कुल ओवरलुक किया गया और इसमें हर लेवल पे लैप्स है। ये डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी मैं फिर आपके पास आता हूं। रमन भल्ला जी हमारे साथ है, वर्किंग प्रेसिडेंट JNK कांग्रेस। रमन भल्ला जी, इसे कैसे देखेंगे? चिंताजनक बात यहाँ पे, इसने तो सारी पोल खोल के रख दी। हम स्टार्टिंग से कहते थे कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है, इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत है। एक शख्स कैसे जम्मू कश्मीर की इस सेंसिटिव जो अस्तवाद रियासत यहाँ पे रही घूमता रहा और अफसरों ने फेलिसिटेट किया, क्या नाम्स थे, और यहाँ पे गुजरात का होना, क्या उसके लिए सब प्रिविलेज थी, सब चीजों को दर्ज करना यहाँ पे किया गया? कौन से सेंसिटिव प्लेसेस में वो गया,
कौन सी सीक्रेट चीजें उसने यहाँ पे, मुझे लगता है आप यहाँ पे गुजरात का होना जो ये बात कह रहे हैं वो शायद वो कहीं का भी हो सकता था, वो मान लीजिए बिहार का हो सकता था, वो हो सकता था उत्तर प्रदेश का हो, वो हो सकता था कर्नाटक का हो, कहीं का भी हो सकता है, लेकिन उसने जो किया है और जिस तरह से उसको फॉलो किया गया, जिस तरह से उसकी आवभगत की गई, जिस तरह उसकी मेहमान नवाजी की गई, सवाल इस पर उठना चाहिए। जनाब उसको Z+ कैटेगरी किस चीज से दी गई, कौन से अफसर थे जिसने फेलिसिटेट किया? जम्मू कश्मीर में तो जो विपक्ष के उनकी सिक्योरिटी विड्रा करते हैं, उनको कहीं पे देखा नहीं जाता, चाहे उनके परिवार वालों की किलिंग हो। जहां पे टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला जारी है और जहां पे टारगेटिंग सिलेक्टिव किलिंग हो, हम बार बार कांग्रेस के लोग मांग करते थे कि यहां पे सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है। और आज ये शख्स 3 महीने का यहां पे चल रहा था और मैं समझता हूं क्या एक्सेसिबिलिटी थी, क्या प्रशासन ने चुस्ती यहां पे दिखाई। हम जम्मू कश्मीर कैसे हालात से यहां पे जूझ रहे हैं और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रवैया यहां पे अपनाया, मैं समझता हूं ये सब लोगों को के सामने एक चिंता का विषय बन गया कि आज ऐसा शख्स कि कहां से वो आया, क्या उसकी आइडेंटिटी थी, किसी ने जरूरी नहीं समझा कि उसकी शिनाख्त की जाए, कौन से अदारे थे, और बुलेट प्रूफ गाड़ियां, डबल स्कॉट और ललित होटल जैसे 1107 कमरे में रहना, लग्जरियस लाइफ को गुजारना। और जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूं कि जहां पे सिक्योरिटी ग्रिड की बड़ी सख्त करने की जरूरत यहां पे थी, वहां पे लैप्सेस बड़े पैमाने पे देखने को मिले। यहां पे हम मांग करते हैं कि उच्च स्तर की जांच यहां पे हो। ठीक है, वो मांग तो खैर बाद में आएगी, पहले तो कि जो हुआ उस पर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ आरके पंडिता है, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल है। आरके पंडिता जी, क्या इस शख्स ने यह साबित कर दिया है कि वो बहुत स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है, यहां तक कि हम जिन एजेंसियों के बारे में अपनी पीठ थपथपाते हैं, हम खुश होते हैं, उनसे भी ज्यादा स्मार्ट है? देखिए जी, ये जो वाक़ा है, ऐसा वाक़या हमने तो जब हम छोटे थे तो बॉलीवुड मूवीज में ही देखा था कि कोई अपने आप को पोज करे कि मैं जी कोई बड़ा वीआईपी हूं या किसी और कोई हाई कैटेगरी का आदमी हूं। लेकिन जहां तक कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का या स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, इसमें जब भी कोई, जैसे कि अभी वैद साहब ने भी कहा कि जब भी कोई वीआईपी किसी भी मिनिस्ट्री से या कोई और वीआईपी आ जाए तो एक कम्युनिकेशन फ्लो करती है फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट फिर इन टर्न उसकी जो उनका प्रोटोकॉल होता है उसके तहत उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो बाकी जो उनके साथ होता है उसका वो अकोमोडेशन प्लस उनको क्या कहाँ बिठाना है, क्या करना, उनके लाइसेंस ऑफिसर्स और उनकी मिनट टू मिनट टूर आइटनरी आ जाती है। लेकिन जहां तक इस बात का, इस वाक़े का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये जो है ये एक चूक हुई है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें या तो राजभवन से कोई कम्युनिकेशन गई है या चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से कोई कम्युनिकेशन गई है, जो कि नॉर्मली होना चाहिए था। लेकिन ये एक निचली सतह पर मुझे लगता है कि उनके जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर, जो भी जैसा मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के पास कोई आए तो उन्होंने फिर अकॉर्डिंगली उनको पोज किया कि मैं जी कोई वीआईपी हूं या पीएमओ ऑफिस में काम करता हूं। तो इस वाक़े में इनको ऐसा करना चाहिए था, एटलीस्ट पीएमओ ऑफिस भी ये बात कर सकते थे, द कंसर्न ऑफिशियल, अगर स्टेट या चीफ सेक्रेटरी साहब या राजभवन से ये कम्युनिकेट कर सकते थे कि क्या इस वाक़े में वाकई कोई सदाकत है, नहीं है। अब जो ये वाक़ा हुआ है ये एक सीरियस लैप्स है, इसमें एक तो फोर्जरी है, एक तो चीटिंग है और इम्पर्सोनेशन का केस बनता है इस बंदे पर। लेकिन चूंकि हमारी रियासत, जैसा कि आप जानते हैं, पंडिता जी, मेरा सवाल एक और है, सिर्फ इस एक व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम किरण भाई पटेल है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति है, और क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति अकेला इतना कुछ कर सकता है? क्या इसमें एक बहुत ही गंभीर थ्रेट नहीं है कि इसके साथ पता नहीं कितने कितने लोगों का नेटवर्क हो सकता है? पता नहीं, इसने खबरें तो आ रही कई लेवल पे इसने ठगी भी की है, ये अकेला कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल उसमें सदाकत है, मैं भी उसी व्यू को आपको सपोर्ट करता हूं कि ये सिक्योरिटी, ये तो इंक्वायरी का मसला बन जाएगा। इसमें फुल ड्रेस इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसको किसने इम्प्लांट किया है, इसका पर्पस क्या था, क्या एक तो जैसे ये ऐसे ही एक वीआईपी स्टेटस एंजॉय करने के लिए आया था, या इसका कोई नेफेरियस डिजाइन था, इसको या ये किसी एजेंसी के पेरोल पर है, क्योंकि आपको पता ही ये बड़ी सेंसिटिव, जहां पर हमारे एरियाज हैं, मैंने सुना पड़ा कि ये तो ये एक सिक्योरिटी लैब से सब लोग मान रहे हैं, और सवाल इस बात को लेकर है कि सिर्फ मान लेना या सिर्फ ये मानना कि किरण ने ऐसा कर दिया,
क्या किरण में वाकई अकेले में इतनी उसमें क्षमता है, इतनी उसमें काबिलियत है, इतनी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील प्रदेश में जाकर इतने लंबे अरसे तक, कहा तो ही जा सकता है कि अंगूठा दिखाया, कहा तो ही जा सकता है मुहावरे में। सवाल अभी बहुत कुछ इसके पीछे है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर छोटा सा ब्रेक लेकर जल्द हाजिर होते हैं। और सवाल यह है कि आखिर इसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स कैसे होगी। छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। लंबा कद, काला चश्मा, सूट बूट, सरकारी ठाठ और खुद को यह बताना कि PMO का एडिशनल डायरेक्टर, नाम किरण भाई पटेल। बस इतना सुनना था कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन महीनों वहां इस किरण भाई पटेल नामी ठग को, इस फर्जी इंसान को, इस बहरूपिया को तमाम जो है खुशामदें और तमाम मेहमान नवाजी, तमाम सरकारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। VIP सिक्योरिटी, महंगे होटल में ठहरना, यहां तक अधिकारियों के साथ मीटिंग, सुरक्षा के को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी शायद परतें खुलेंगी तो और पता चलेगा कि कौन है, इसके पीछे कौन था, क्या इसने अनायास ऐसे ही कर दिया, हंसी मजाक में, हंसी ठिठोली में। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर SP राय साहब, मैं आपके पास फिर से आना चाहता हूं। अगर शब्बीर आप कुछ शायद कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आऊंगा। शब्बीर, वैसे आपसे पहले एक और टिप्पणी लेता हूं। वैसा क्या आपको भी लगता है कि यह एक बड़ा थ्रेट है और अब आगे क्या होना चाहिए? क्या इसको बस इस तरह से टाल दिया जाए कि जी किरण के खिलाफ फला फला धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया एंड द गेम ओवर, चैप्टर फिनिश? नो, इट्स एन आई ओपनिंग इंसिडेंट। इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसको बुक करना चाहिए इन सेक्शंस में। इसने इंपर्सोनेशन की, फ्रॉड किया, लेकिन यही बात नहीं रुकनी चाहिए। आप जानते हैं भारत के खिलाफ कितनी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज होती हैं। यहाँ सोरोस जैसे लोग हैं, यहाँ आए दिन इंटरनेशनल मीडिया में क्या क्या भारत के खिलाफ न्यूज निकलती रहती है। तो ये सारा इसमें इन्वेस्टिगेशन में दिखना चाहिए, निकलना चाहिए कि इस कौन है इसके पीछे, क्या जिसने डिप्टी कमिश्नर कंसर्न को दिल्ली से फोन किया या कहां से किया, वो कौन आदमी है, उसका नंबर क्या है जिसने इसकी इंट्रोडक्शन की उसके साथ, और डिप्टी कमिश्नर की भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसका क्या रोल है, उसने किस हैसियत से ये कहा, बिना वेरीफाई किए पुलिस को आदेश दिया कि आप इनको सिक्योरिटी दीजिए, और किस तरह से इसको 5 स्टार होटल अलॉट हुआ, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे और कहीं पर कोई रिवर्स चेकिंग का कोई मेथोडोलॉजी नहीं अपनाई गई कि कैसे चेक किया जाए कि इतने लंबे समय तक कोई रह रहा है, टिका क्यों आया है, क्या टारगेट था, किस मकसद से आया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए 3-4 महीने एक आदमी यहाँ मीटिंगें ले रहा है अफसरों की, उसका कोई तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स कंसर्न है उनको रीचेक करना चाहिए कौन ऑफिसर कहां से आया है, इसके मिनट्स कहां जा रहे हैं, अगर ये मीटिंग लेता है इसका किसको ये रिपोर्ट करता है, कहा ये सारी वेरिफिकेशन होती है और इंटेलिजेंस विंग भी इसके लिए होता है। तो मैं समझता हूँ इसके जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं, चाहे तो मैं इधर पुलिस को भी प्रोटेक्ट नहीं करने की बात कर रहा हूँ, जिसकी भी इसमें गलती है, चाहे वो सिविल ऑफिसर्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नहीं है या होम मिनिस्टर साहब का नहीं है, ये काम ऑफिसर्स का लैप्स है और उनके खिलाफ उनको इन्वेस्टिगेशन में पूरा आइडेंटिफाई होना चाहिए कौन इसके लिए जिम्मेदार है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। आरके पंडिता जी हमारे साथ बने हुए लगा था, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल। आरके पंडिता जी, इसके बाद होना क्या चाहिए भाई? इस तरफ अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर सौंपी जानी चाहिए? कौन इसके लिए अकाउंटेबल है? इतना कुछ हो गया और पता नहीं क्या कुछ ऐसा है जो अभी पर्दे के पीछे ही रह गया। ये तो कुछ आ चुका है पर्दे के सामने, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जनाब, इसमें पर्दे में रखने वाली कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, इसको हमें बड़ी सीरियसली से लेना चाहिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके
कोई जो सिटिंग जजेस या रिटायर्ड कोई जजेस की कमेटी एक बना के, या जिनको भी स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट समझती है, एक कमेटी बना के इसमें फुल ड्रेस इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि ये किन लोगों से मिला, उन कॉन्टैक्ट्स इनके क्या क्या थे यहाँ पर, उन कॉन्टैक्ट्स के भी उनके भी वेयरअबाउट्स मालूम किए जाएं कि उनकी क्या है बैकग्राउंड, क्या है, ये किन लोगों से मिलते रहे, किन किन जगहों पर गए। क्योंकि मैंने सुना ये उड़ी भी गए हमारे एलओसी के पार, वाइटल इंस्टॉलेशन है हमारी वहां पर, ये हमारे गुलमर्ग में गए, दूध पत्री में गए। तो हमें ये चीजें सारी देखनी चाहिए। दूध पत्री भी एक मतलब सेंसिटिव एरिया है, आप जानते हैं, खान साहब डिस्ट्रिक्ट बडगाम की कंस्टिट्यूएंसी में पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें किन से मिले, किन जगहों पर गए, और पहले तो इनको ये चीज पूछना चाहिए कि इनका पर्पस क्या था। क्या ये वही जैसा कि आपने फरमाया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक और रुख भी है? हम लोग एक तरफा बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा रुख है वहां पर हमें कहां मजबूती करने की जरूरत है? जी देखिए, सबसे पहले ये है कि द ऑफिसर जिनके पास इन्होंने पहले कांटेक्ट किया है, आई फील की पहली लैप्स तो उनके पास है, चाहे वो आईएएस हैं या स्टेट के कैडर के ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। पहली लायबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी बनती है। ही शुड हैव टेकन हिज ऑफिसर्स, जो उनके सीनियर ऑफिसर्स थे, चीफ सेक्रेटरी साहब की इत्तला में लाते या राजभवन में कहीं पर कांटेक्ट करते। मुझे लगता है कि ये तो ऐसा है कि कोई भी आके कहे कि हाँ जी मैं जी कोई बड़ा और वीआईपी हूं और आप उसको जड़ सिक्योरिटी दे दीजिए, अकोमोडेशन दे दीजिए। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दो रुख है। जो एक तो ये है कि जिसने क्राइम किया, लेकिन जो क्राइम वो कर पाया किन परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों को पैदा करने के लिए, बनने के लिए कौन जिम्मेदार था, ये एक सवाल बहुत अहम है। रमन भल्ला जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, कांग्रेस इस पर क्या रुख अपनाएगी? किस तरह की आप चाहते हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए? किस तरह से इसमें जो लोग भी कहीं पे कहीं लापरवाही करते नजर आए तो क्या कुछ होना चाहिए? रमन भल्ला, बिल्कुल लापरवाही है। अमित शाह जी तो कहते थे कि नोटबंदी के बाद कोई परिंदा भी पार नहीं मारेगा। यहाँ पे तो 3 महीने ये इस ब्यूरोक्रेसी के बीच में वो घूमता रहा, और सिक्योरिटी देने का क्या पैरामीटर इनके पास था, और उसके साथ एसडीएम एक लाइन अफसर भी लगाया गया। हम समझते हैं कि जिस ढंग से ये दूसरे सिक्योरिटी लैब्स हैं, एक बार तो भाजपा के ऑफिस में एचएम का आदमी मिला, और जो होम मिनिस्टर साहब के दफ्तर में भी होके आ गया, बाद में पता चला। और आज ये दूसरी वारदात यहाँ पे है, ये तो चुका देने वाली वारदात है। G20 का सम्मेलन का होना, और जम्मू कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग का, सिलेक्टिव किलिंग का, जिसमें जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज उनकी जान खतरे में है। वो ऑलरेडी इन चीजों को लेके बड़ा रोष प्रदर्शन यहाँ पे कर रहा है। माइग्रेंट परेशान यहाँ पे है, और उस वक्त ऐसी वारदात होना जिसको को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े सिक्योरिटी के दावा करने वाले लोग, सिक्योरिटी को, ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है। वहां तो ये विपक्ष की सारी सुरक्षा घेरे से उनको बाहर करते हैं, और कहां पे वो आदमी जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं, जिसके क्रेडेंशियल नहीं पता, और उनको डबल सेट सिक्योरिटी देके, अस्कार देके ललित जैसे होटलों में ठहराते हैं। अब मैं शब्बीर जो हमारे चैनल के डेप्यूटी एडिटर, उससे जानना चाहूंगा, शब्बीर क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ हुआ है किरण के खिलाफ, और क्या कुछ हुआ है मतलब उन परिस्थितियों के खिलाफ जिस परिस्थिति में ये इतना कुछ कर पाया? देखिए विशाल, पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज में है, लेकिन 2 सवालों का जवाब मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पूरा केस देखा कल शाम से। पहले खबर आई थी एक शख्स की, लेकिन मैंने कल शाम से ही मैं कहता रहा हूं कि ये 4 लोग थे जो इब्तदाई तौर जो स्टार्ट में 4 मुलजिम थे। 2 लोग इसके साथ और थे, किरण के साथ 2 और लोग थे जो बाद में छोड़े गए। एक और शख्स था, वो अभी भी पुलिस उसके क्वेश्चनिंग कर रही है, उसका ताल्लुक राजस्थान से है। तो ये अकेला था ऐसा भी नहीं है, और ये अकेला इतना काम कर सकता है, ये आप इंसान सोच के ही परेशान हो जाता है। एक बात। दूसरी बात कि ये हुआ क्यों कश्मीर जैसी जगह पे, जहां पे एक नहीं, ये सिर्फ पुलिस नहीं है, यहां पे कितनी सारी, वैद साहब जानते हैं कितनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सबको कैसे इसने चकमा दिया? ये एक जेनेटिक म्यूटेशन हुई है। हमारे यहां जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जबानी फोन पे अब सिफारिशें होने लगी है, इससे अनप्रोफेशनल चीज आप देख नहीं पाएंगे। अगर एक डीसी ने एक एसएसपी सिक्योरिटी को या एसपी सिक्योरिटी को फोन पे बता के ये कह दिया इसको सिक्योरिटी आप फराहम कर दीजिए, उन्होंने कह दिया, तो आप उन्होंने दे दी, और आप सोच सकते हैं कि किस मुश्किल में आए हम। एक जेनेटिक, एक स्पाइन नहीं है कुछ ऑफिसर्स की, और इसमें लोग शामिल होंगे, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 2 आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ बहुत अच्छे स्कैनर में है, उनके खिलाफ 2 बार क्वेश्चनिंग हो चुकी। एक एमडी है, एक डिस्ट्रिक्ट
लेवल का ऑफिसर है जी। उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी। पुलिस लगातार लगी हुई है और मुझे लगता है कि इसमें कई सर जैसे हम कहते हैं हेड्स विल रोल, काफी चीजें सामने आएंगी और काफी लोगों को बहुत सारी परेशानियों में फंसना होगा। लेकिन सवाल आपका कि क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ इसलिए कि जेनेटिक चेंज आ गई है हमारे यहाँ कुछ अफसरों में, ये कह दिया मैं यहां से हूं बस इतना काफी है, प्रोफेशनलिज्म सब। तो ये बहुत गंभीर जो बातें अभी शब्बीर ने यहां पे कही है, मैंने पहले भी कहा कि क्या ये अकेला था या इसके साथ बहुत सारे लोग थे। शब्बीर ने भी कहा कि 4 लोगों के नाम आए थे, 2 लोगों को छोड़ दिया गया, एक से भी क्वेश्चनिंग हो रही है, एक तो किरण खुद भी है और जो दूसरा जिससे क्वेश्चनिंग हो रही है वो राजस्थान से है। तो मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा तंत्र, बहुत बड़ा बैकअप के बगैर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ये सोचना ही असंभव है। अगर आप ऐसा सोच भी लेते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी तर्क शक्ति कमजोर है। तो एक इतनी बड़ी घटना अगर जम्मू कश्मीर में हो रही है, फिर भी मान लेते हैं कि एक हिस्सा शायद ऐसा, और चलो भाई कुछ लोग मिले और बोले चलो कुछ करके देखते हैं, कुछ हंसी मजाक। लेकिन क्या ये वाकई हंसी मजाक है? अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? एक बहुत बड़ा सवाल है और इस बहुत बड़े सवाल के पीछे बहुत कुछ होना चाहिए। फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, आदाब।